तो बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम है 2025 का, इसका फॉर्म आ गया है और कैसे फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जेईई मेंस का जो आपका फॉर्म होता है, जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी जो इंजीनियरिंग जो एस्पिरेंट है उनकी जो जर्नी होती है, आपकी फॉर्म भरने से लेकर के और जब काउंसलिंग तक का जो प्रोसेस होता है, एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने की आपकी जो जर्नी होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका जेईई मेंस का एग्जामिनेशन। तो इसका फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के आपके फॉर्म आएंगे, लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको फिल नहीं करने हैं। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे फिल कर देते हैं, तो ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल नहीं करने, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वही फॉर्म फिल करने हैं। उसमें आपके प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, कुछ रिसर्च के आपके कोर्सेज के अभी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आएंगे, उसके लिए भी इन्फॉर्म करेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं जेईई मेंस के एग्जाम का फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। क्योंकि अगर फॉर्म फिल करते समय अगर आप कहीं गलती कर देते हैं तो कई सारे बच्चे सोचते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन होगा तो हम सही कर देंगे। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा इस बात पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें फॉर्म को फिल करना है, बच्चों को फॉर्म को फिल करना है, बहुत ध्यान से फिल करना है। और इसके अलावा जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम होता है, सारे बच्चे जानते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, टोटल आपके 121 कॉलेज हैं इंक्लूडिंग 23 आईआईटीज। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद आप एडवांस का पेपर देंगे। एडवांस का पेपर देने के बाद आपको जब आप जो सा काउंसलिंग कर रहे होंगे तो आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सारे कॉलेज वहां पे शो करेगा। अगर आपके पास एडवांस का रैंक नहीं है, आप किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मेंस का रैंक है, तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वहां काउंसलिंग पे शो कर रहा होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं जेईई मेंस का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपकी वेबसाइट है jeimens.nta.nic.in। ये नई वेबसाइट आपकी लॉन्च हुई है 2025 के लिए और यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको देख लेते हैं हम लोग। 28 अक्टूबर से बच्चों हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 22 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आपका जो एग्जामिनेशन सिटी सेंटर होगा वो आपका जनवरी के पहले हफ्ते में डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर कहां बनेगा, मतलब कौन सी सिटी में आपका एग्जाम जो आपको देने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है एग्जाम जो होगा, फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 22 जनवरी से 31 जनवरी और दूसरे फेज का जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 31 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे फेज का जो हमारा एग्जाम होगा वो हमारा होगा 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में। तो ये पिछले साल से हमारा जल्दी एग्जाम इस बार हो रहा है, तो इस बार काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 17 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे 17 अप्रैल को पता लग जाएगा कौन बच्चा जेईई एडवांस का पेपर देगा। इसके अलावा जो आपका जनवरी वाला पेपर होगा इसका रिजल्ट आपका 12 फरवरी को आएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स हैं जो परसेंटाइल के बिहाफ पर भी आपका फॉर्म निकाल देते हैं कि आपका अगर परसेंटाइल अच्छा आया हुआ है तो आप वहां पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे बी बीटेक करना चाहते हैं पेपर 1 का फॉर्म भरेंगे और जो बच्चे बी बीटेक, बीआर्क, बी प्लानिंग साथ में अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चे पेपर 2, पेपर 1 दोनों का फॉर्म भरेंगे। तो 3 घंटे के पेपर में पहले शिफ्ट का जो आपका एग्जाम होगा बच्चों वो 9 से 12 होगा और दूसरे शिफ्ट का आपका जो एग्जाम है वो 3 से 6 होगा। तो ये रहा बच्चों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस स्ट्रक्चर। देखिए जनरल वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए, फीमेल कैंडिडेट जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 900 रुपए, फीमेल के लिए 800 रुपए, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों के लिए मेल 500, फीमेल का आपका 500। तो ये सेम दोनों बच्चों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड जेंडर हमारे कैंडिडेट है उनके लिए 500 है। तो इस तरीके से आपका ये फीस स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन फॉर्म का फी आपको पे करना होगा। उसके अलावा अगर आप बी बीआर के लिए भरना चाहते, इसके अलावा बीआर की प्लानिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक साथ यहाँ पे देखिए 2000 रुपए, फिर 1600 रुपए आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म का फीस पे करना होगा। ये आपका लास्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म का फीस पे करने का। तो पहले स्टेप में बच्चों क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में आपको लगाने हैं, कितने केवी में आपका जो है फोटो होना चाहिए, कितने केवी में आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट का यहाँ फॉर्मेट आपको अपलोड नहीं करना है, बस आपसे डिटेल मांगी जा रही है, सर्टिफिकेट का आपसे नंबर मांगा जा रहा है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो डब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट उनके पास सर्टिफिकेट अगर है 2024 का बना हुआ 1 अप्रैल के बाद का, तो आपका सर्टिफिकेट जो नंबर होगा उसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपको सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का यहाँ पे सबमिट करना होगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो अभी तक क्या होता था, ये डिक्लेरेशन फॉर्म देते थे, वहां पे क्या करना होता था कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी भरना चाहते हैं, मतलब उनको अगर ऐसा लगता है कि हम 1 अप्रैल बाद का बनवा लेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता था, पर इस बार नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो एससी एसटी के बच्चे हैं वो अपना पुराना जो सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं। देन तीसरा स्टेप जो हमारा फी पेमेंट का है, इसको आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई का भी ऑप्शन आता है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना, जो बच्चे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे जो डालते हैं वो अपना ही डालें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स का नंबर डाल देते हैं। जो सेकेंडरी आपका नंबर, जो दूसरा अल्टरनेट नंबर जो आपका होगा उसमें आप अपने पापा का या मम्मी का नंबर डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके फॉर्म जब फिल होंगे काउंसलिंग के टाइम पे तो आपके पास एक ओटीपी जाता है। अभी भी जब आप फाइनल सबमिट कर रहे होंगे आपके पास एक ओटीपी जाएगा। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स का नंबर डालते हैं, पेरेंट्स घर पे है नहीं, तो ऐसे में क्या होता है ना, आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे, अपना नंबर डालिए जो आपके पास फोन, जो बच्चों के पास फोन है, और अपना कोई पर्सनल ईमेल आईडी वहां पे आप डालिए। ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर आपका लास्ट तक आपके काम आएगा। जब भी आप किसी काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास ओटीपी उसमें जाएगा। और कई सारी काउंसलिंग ऐसी जहां पे बार बार ओटीपी जाता है, पहले आप फॉर्म फिल करेंगे तब ओटीपी जाएगा, फिर चॉइस फिलिंग के टाइम पे ओटीपी जाएगा, फिर लॉक करने के टाइम पे ओटीपी जाएगा। तो बार बार ओटीपी आपको पूछना ना पड़े अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे।
टोटल बच्चों 13 लैंग्वेज में आपका ये एग्जाम पूछा जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश असमी, इंग्लिश बंगाली। तो आप अपना एग्जाम के हिसाब से देख लीजिए कहां पे आपको सेंटर डालना। देखिए मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज किया तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर सारी जगह मिल जाएंगे, आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने परमानेंट और जो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके हिसाब से। उसके बाद मान लीजिए किसी बच्चे ने इंग्लिश बंगाली सेलेक्ट किया तो उसको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने मान लीजिए सेलेक्ट किया इंग्लिश और कन्नड़ तो उसको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा किसी बच्चे ने मान लीजिए इंग्लिश और उड़िया जो है लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो यहाँ पे जो है आपको उड़ीसा के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपको एग्जाम सेंटर कहां पे चाहिए, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, उसके हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में आपका टोटल ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। पेपर का जो पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार क्या है, सेक्शन बी में आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टोटल 25-25 क्वेश्चन आपसे तीनों सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 300 नंबर का पेपर एज इट इज आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपका -1 का रहता है, एक सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन पे -1 जो है नंबर आपका काट लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बच्चों में बड़ा डाउट रहता है कि मेरा 75 बोर्ड में नहीं तो क्या मैं जेईई मेंस नहीं दे सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 75% जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। 2023 में आपने 12th किया हो, 2024 में आपने 12th किया हो या 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपियर करने आप जा रहे हैं, आप जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का 55% है या 60% है और किसी वजह से इंप्रूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं या इंप्रूवमेंट दे चुके हैं, उसके बाद भी आपका इंप्रूव नहीं हुआ है, तब भी आप जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं। केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके कॉलेज हैं, आईआईटी, एनआईटी, IIIT और जीएफटीआई। इन कॉलेजेस के अलावा पूरे इंडिया में जितने भी आपके कॉलेज होते हैं, मैं आने वाले समय में लगातार आपको स्टेट वाइज और जितनी भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग होती है लगातार उन पर वीडियो में आपको दे रहा हूँ, लाइव के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ 75 अगर आपका नहीं है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। इवन आप देखेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज से भी ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 75 अगर आपका बोर्ड में नहीं है। लेकिन 75% आपका तब मैंडेटरी है जब आप आईआईटी जाना चाहते हैं, एनआईटी जाना चाहते हैं, IIIT जाना चाहते हैं और जीएफटीआई जो सा काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो फाइनली आपको 75 की मार्कशीट वहां पे दिखानी होगी। इतने बोर्ड यहां पे देखिए दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है, इक्विवेलेंट बोर्ड से किया हुआ है तो आप जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन एक और आता है बच्चों में कि अगर हमने एनआईओएस बोर्ड से किया हुआ है, स्टेट एलिजिबिलिटी हमारी देखिए। अब जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो हमारा होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए सबसे आपका जो फायदे वाला जो स्टेट है वो है दिल्ली। दिल्ली स्टेट से किसी बच्चे ने अगर 12th किया हुआ है तो जैक दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, आईपीयू के जितने भी कॉलेज हैं इंक्लूडिंग एनआईटी दिल्ली, सारे कॉलेज में आपको होमस्टेड कोटे का फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोएडा से मान लीजिए कोई बच्चा रहता है, मतलब यूपी का कोई बच्चा है, नोएडा उसका परमानेंट एड्रेस है, उसने 12th किया हुआ है दिल्ली एनसीटी रीजन से, तो उसको होमस्टेड कोटे का फायदा कहां मिलेगा, एनआईटी दिल्ली में मिलेगा। इंक्लूडिंग दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं उसका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है दिल्ली काउंट होगा। इस तरीके से कोई बच्चा मान लीजिए है उत्तर प्रदेश का और वो कोटा जाता है कोचिंग करने के लिए और वहां से वो 12th कर लेता है तो यहां पे क्या होगा, उसको एनआईटी जयपुर के अंदर फायदा मिलेगा, लेकिन राजस्थान के और किसी कॉलेज में फायदा उसको नहीं मिलेगा होमस्टेड कोटे का। जो स्टेट कोटे का जो फायदा उसको मिलेगा वो मिलेगा यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वहां का उसके पास डोमिसाइल है। तो ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर यूपी का है तो यूपी का कोई बच्चा अगर दिल्ली से 12th करता है, दिल्ली के सारे कॉलेज में उसे फायदा मिल जाएगा जहां जहां स्टेट कोटे का फायदा मिलता है। और यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, यहाँ पे भी उसको फायदा स्टेट कोटे का मिलेगा बच्चे को। तो यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए अगर कैंडिडेट ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया हुआ है तो जो एनआईओएस बोर्ड का आपका सेंटर होगा, वैसे तो एनआईओएस बोर्ड आपका दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन एनआईओएस बोर्ड का जो आपका सेंटर होगा मान लीजिए किसी बच्चे का बना हुआ है पंजाब में तो आपको एनआईटी जालंधर के अंदर फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे का एनआईओएस बोर्ड का सेंटर बना है मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में तो उसको एनआईटी हमीरपुर के अंदर फायदा मिलेगा। तो जिस स्टेट में आपका जो है सेंटर बन रहा होगा वहां पे आपको फायदा मिलेगा किसका, होमस्टेड कोटे का। अगर आपने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया हुआ है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम एनआईओएस बोर्ड से कर रहे हैं, दिल्ली का बोर्ड है तो हमें दिल्ली के कॉलेज में फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, जिस स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर बन रहा होगा वहां के आपको एनआईटी में फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे चीज और दी हुई है कि अगर किसी बच्चे ने किसी बोर्ड से 12th, मान लीजिए किसी बच्चे ने यूपी बोर्ड से 12th किया हुआ है, अब वो बाद में उसका परसेंटेज कम रह गया, अब वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, इंप्रूवमेंट दे रहा है, तो इंप्रूवमेंट में किसी दूसरे स्टेट से अगर आप कर रहे हैं या किसी दूसरे आप बोर्ड से कर रहे हैं तो पहला वाला ही आपका बोर्ड काउंट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आपका अलॉटमेंट चल रहा होगा, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जब आपको सीट अलॉट हो रही होगी तो आपको पहली वाली मार्कशीट ही कंसिडर होगी। इन बातों का बच्चों आपको रखना है ध्यान, इस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, चीजें आपको डालनी है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखिए क्या है, किस तरीके से फॉर्म में फिल करना है। जेईई मेंस का जो वेबसाइट है हमारी, इस पर साफ साफ दिया हुआ है जेईई मेंस 2025 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। देखिए यहां से इस तरीके से ये ओपन होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप यहां इस वाले विंडो पर जाकर के पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर कर आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पे देखिए आप कैप्चा डालेंगे, मैं कैप्चा यहां पे डाल के आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। यहां देखिए पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल आपको भरनी होगी, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। तो यहां पे देखिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से करना है।
तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करना है, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, ये यहाँ से डिक्लेरेशन को आप ओके करेंगे और यहाँ से क्लिक द प्रोसीज। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म खुल के आएगा। सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट को अपना नाम भरना है, नाम का ध्यान रखना है, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो है नाम बच्चे का वो क्लियर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बाकी फोटो फादर नेम अगर मैच नहीं भी हो रहा है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फोटोग्राफ अपना यहाँ पे आप लगाएंगे कम से कम 10 से 12 कॉपी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे वही फोटोग्राफ आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, या जब एग्जाम देने जा रहे होंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में वही फोटो आपको लेके जाना होगा। दूसरा आपका देखिए फादर नेम, देन उसके बाद मदर नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरनी है, उसके बाद आपका जो है जेंडर, देन उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में है, अब दिल्ली में कोचिंग कर रहा है और बच्चा मान लीजिए है बिहार का, अब वो चाहता है कि मुझे दिल्ली के अंदर कोई एग्जाम सेंटर मिल जाए, क्योंकि मैं अभी जनवरी में घर नहीं जाऊंगा एग्जाम देने के लिए और मैं जनवरी वाला पेपर यहीं देना चाहता हूं दिल्ली के अंदर। तो क्या करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस आप जहां भी रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे किससे, अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी इस समय अवेलेबल है। आधार कार्ड सबके पास इजिली अवेलेबल रहता है, उससे आप अपना जो है परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का ध्यान रखना है, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा अपने ही परमानेंट एड्रेस पे एग्जामिनेशन सेंटर चाहता है तो उसको आप सेम दोनों भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको वही एग्जाम सेंटर सिटी जो आपका दिखा रहा होगा वहां पे जब चार्ट सेंटर दिखाएगा तो उसी लोकेशन पे दिखाएगा जो लोकेशन का एड्रेस आपने यहाँ पे डाला होगा। एक बात का बस ध्यान रखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना बच्चे जो पर्सनल है उसी को डालें, क्योंकि जब काउंसलिंग चल रही होती है बहुत दिक्कतें होती हैं। पेरेंट्स के पास बार बार ओटीपी जाता है, पेरेंट्स कोई मीटिंग में है, कोई ऑफिस में है, कोई ट्रैवल में है, इस तरीके से बहुत दिक्कत हो जाती है और ये बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा डिपेंड उस पर नहीं रहना है, पहले सारी चीज़ों को आपको फिल कर देना है। तो इस तरीके से ईमेल आईडी आप अपना बना लीजिए, मोबाइल नंबर अपना पर्सनल सारे बच्चों के पास होगा उसको आपको डालना है। अल्टरनेट नंबर जो आपका होगा इसमें आप पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है देखिए यहाँ से पासवर्ड। अब ये पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो पासवर्ड आप यहाँ पे बना रहे होंगे तो पासवर्ड मैंने आपको बताया, पहला अक्षर आपको बड़ा रखना है, पहला मतलब फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा वो कैपिटल, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको डालना है। जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए नाम आकाश है तो देखिए इस तरीके से, और उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2006 है, तो इस तरीके से हमें पासवर्ड बनाना है आकाश@2006। तो इसके अलावा आपसे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह यहाँ से पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप डाल दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है फेवरेट कलर क्या है आपका, तो आप इसको कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका इसलिए होता है ताकि आप पासवर्ड अगर इनकेस भूल जाते हैं तो आप इसका जवाब देकर के दोबारा पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे भी आप रीसेट कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा, कैप्चा डालेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और इसके बाद और नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। जब आप पर्सनल डिटेल भर देंगे उसके बाद आपसे फीस पेमेंट मांगा जाएगा। फीस पेमेंट फाइनल करने के बाद आपका फॉर्म ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। तो जेईई मेंस का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जो कि इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं, ड्रीम कॉलेज लेना चाहते हैं, IIT जाना चाहते हैं, NIT जाना चाहते हैं, IIIT जाना चाहते हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। इंडिया के जितने भी बेस्ट कॉलेज हैं लगभग सभी कॉलेज में जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से करवाते हैं। आने वाले समय में इनके फॉर्म्स आ रहे होंगे, हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। फॉर्म भरने को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ उसको फिल कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं उस पर अपना जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जो है DM कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 4 साल से आपको वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लगातार गाइड कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। कोटा का सेमिनार पहले वाले एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में हम लोग करने वाले हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करिए, और लगभग 500 बच्चों का स्लॉट हम लोग इस बार रखने वाले हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्म कई सारे चल रहे होते हैं। कैसे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब आपका रैंक आता है उस रैंक को यूटिलाइज करके आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि बच्चों और पेरेंट्स के लिए जरूरी होती है, हम लगातार आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।